अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। और वेलकम टू व्यू कॉन्सेप्ट्स। इससे पहले हम MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के 3 लेक्चर कर चुके हैं और आज इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ आए हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। चलिए शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। जी हम डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ P एंड Q आर स्टेटमेंट्स वेरिएबल, P एंड Q आर स्टेटमेंट्स वेरिएबल, द बाय कंडीशन ऑफ P एंड Q इज़ P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। इसे हम बाय कंडीशनल ऑपरेटर के ज़रिए जोड़ते हैं दो स्टेटमेंट्स को। ये है इट इज़ डिनोटेड P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ को IFF भी हम लिख लेते हैं। और इसके अलावा ये है बाय कंडीशनल ऑपरेटर। और अब हम चलते हैं इसके ट्रुथ टेबल की तरफ। ट्रुथ टेबल में इसके देखें तो सेम वैल्यूज़ की ट्रू वैल्यू होती है, और अगर दो स्टेटमेंट्स की वैल्यू सेम नहीं है तो फॉल्स वैल्यू आएगी बाय कंडीशनल में। ये देख लीजिएगा, इजी है बहुत। डिफरेंस जो है वो याद रखना है कि जब हम कंडीशनल ऑपरेटर पढ़े थे P इम्प्लाइज Q, तो उसमें हम पहले P की वैल्यू चेक करते थे और देन Q की तरफ बढ़ते थे ना। तो यहाँ पे बाय कंडीशनल में ये इम्पोर्टेंट है कि हमने दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनको चेक करना है और सेम वैल्यू के लिए चेक करना है। अगर सेम होगी तो ट्रू होगा, अगर सेम नहीं होगी तो वो फॉल्स वैल्यू होगी। यही चीज़ वो यहाँ पे रिमार्क्स में आपको बता रहा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। ये देखें जी, एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। इसमें हम पहले देखेंगे 1 + 1 = 3, ये फॉल्स है। इफ़ एंड ओनली इफ अर्थ इज़ फ्लैट, ये भी फॉल्स है। दोनों सेम हैं तो ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है स्काई इज़ ब्लू, स्काई ब्लू होता है ना जी, ये ट्रू है। इफ़ एंड ओनली इफ 1 = 0, तो ये फॉल्स है। अब दोनों डिफरेंट आ गए हैं ना वैल्यूज़, तो उसके लिए जो वैल्यू आएगी बाय कंडीशनल की वो फॉल्स आएगी। इसी तरह आगे जो एग्जांपल्स है वो आप देख लीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आती तो फिर आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। आगे है रीफ्रेजिंग बाय कंडीशनल। रीफ्रेजिंग में आप इसको कितने तरीक़ों से रिफ्रेज कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। यानी P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q को हम P इज़ नेसेसरी सफिशेंट फॉर Q भी कह सकते हैं। P इफ़ P देन Q एंड कन्वर्सली कि भी कह सकते हैं P इज़ इक्वलेंट टू Q, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी, ये अब ट्रुथ टेबल्स आ गए हैं। ये आपने पहला मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी आपने ख़ुद कर लेने हैं। जस्ट आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उनको आपने ट्रुथ टेबल बनाना है, और वो तो अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह बनाना आता होगा। अच्छा जी, अभी एग्जांपल देखते हैं हम। टेबल्स बनाना बहुत ही आसान होता है, बस MS वर्ड में आप अपनी प्रैक्टिस कर लें एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले आपने वेरिएबल देखने हैं पूरी स्टेटमेंट में कितने हैं। 2 वेरिएबल हैं तो उसकी 4 रोज़ होंगी। पहले उन वेरिएबल की कॉलम आपने बना लेने हैं, वो आपको आते हैं बनाना। नेक्स्ट आपने देखना है कि इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो कितनी हैं। 1 2 3, टोटल 3 स्टेटमेंट्स हैं। 2 इसमें कंडीशनल है और एक बाय कंडीशनल है। तो पहले है हम नंबर 1 जो बाय कंडीशनल है और उसका कॉलम है उसके लिए जाएंगे। बाय कंडीशनल में जो सबसे पहले आपने, ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ और इसका बताता हूँ कि कैसे बनाएं। सबसे पहले आपने जो है जो सेम वैल्यूज़ हैं उनके लिए जाना है। ये सेम वैल्यूज़ हैं और ये सेम वैल्यूज़ हैं, तो उनके अगेंस्ट ट्रू आ जाएगा, और जो सेम नहीं है उनके अगेंस्ट फॉल्स आ जाएगा। सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट हमने जाना है इस स्टेटमेंट के लिए P इम्प्लाइज Q के लिए। P इम्प्लाइज Q भी आपको आता है, ऊपर आप पढ़ के आ चुके हैं। इसे भी मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ये तो P + Q में हमने क्या करना होता है, तो पहले हम P को चेक करते हैं और देन हम
क्यू को चेक करते हैं और उसमें आपको जैसे मालूम है हमने पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स के अगेंस्ट फॉल्स लिखना होता है। ये देखें ना, पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स है ना, तो उसके अगेंस्ट फॉल्स आ जाएगा। इसको आप इग्नोर कर दें, ये दूसरा कॉलम है। ये देखें आप, पहली ट्रू है पी और क्यू देन फॉल्स है, तो पी इम्प्लाइज क्यू फॉल्स आएगा और बाकी चारों के लिए जो है ना वो ट्रू आएगा। ये ट्रुथ टेबल आप लेक्चर नंबर 3 में देखते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करने जाएंगे क्यू इम्प्लाइज पी के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो वेरिएबल जो स्टेटमेंट पहले है उसे पहले देखना है, देन हमने जो है ना दूसरी कंक्लूजन की तरफ जाना है। तो ये इसमें क्यू जो है वो कंडीशन है और पी जो है वो कंक्लूजन है। तो यहाँ पे हम क्यू इम्प्लाइज पी के लिए जाएंगे और ये कैसे आया हम ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे क्यू को और देन हम चेक करेंगे पी को। अब जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, तो वो देखिएगा, पहले हम क्यू की ट्रू वैल्यू देखेंगे और देन पी की फॉल्स वैल्यू देखेंगे। ये देखें कि क्यू की ट्रू है और पी की फॉल्स है, तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे की फॉल्स आ गया और बाकी सारी जो 3 वैल्यूज़ हैं उनके अगेंस्ट ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारा टेबल ओके हो गया। अब हमने जस्ट सिंपली जो है पी इम्प्लाइज क्यू ये हम मालूम कर चुके हैं और क्यू इम्प्लाइज पी, तो इसका हमने एंड ले लेना है। और एंड का आपको पता है कि जब 2 वैल्यूज़ ट्रू होती हैं तो हमने ट्रू लिख देना है और बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए फॉल्स कर देते हैं। तो ये देखें, इसका और इसका हम लेंगे एंड। तो जो 2 ट्रू वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, उनके लिए यहाँ पे ट्रू आ गया और यहाँ नीचे भी 2 ट्रू है तो उसके लिए भी ट्रू आ गया। ठीक है जी। नीचे की जो एक्सरसाइज है वो आप ख़ुद देख लीजिएगा, मुश्किल नहीं है, आसान है। यहाँ पे जितने भी आपको नीचे इन्होंने एक्सरसाइज में ट्रुथ टेबल दिए हुए हैं ना, ये आपने ख़ुद बना के इसको चेक कर लेना है। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक हम ऊपर बना चुके हैं ना जैसे, तो ये वैसे ही इनको बना के तो आपने अपने जो कंसेप्शन को मजबूत करना है। तो ये सारे जो टेबल हैं वो उन्होंने आपको बना के दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप इसको ख़ुद बनाएं। स्पेशली आप ये जो टेबल है इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें एक मिस्टेक है और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसमें आपको कौन सी मिस्टेक जो है ना वो मिली है यहाँ पे। ये आपके लिए चैलेंज है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात आ गई है। लॉजिकल इक्विवेलेंस में पता है आपको कि आपने कंपैरिजन करना होता है 2 स्टेटमेंट्स का। यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है, एक नेगेशन पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू और पी इफ़ एंड ओनली इफ़ नेगेशन क्यू, इन दोनों का आपने जो है ना कंपैरिजन करना है। सबसे पहले आप 2 वेरिएबल हैं, 4 रोज़ आएंगी, पी का कॉलम बना लिया, क्यू का कॉलम बना लिया, क्योंकि दोनों में नेगेशन का इस्तेमाल है तो नेगेशन के दोनों की भी कॉलम आपने बना लिए, ठीक है। उसके बाद आपने नेगेशन पी और क्यू का आपने उसकी जो है इफ़ एंड ऑनली इफ़ यानी बाय कंडीशनल आपने उसकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड करनी है। उसके अगेंस्ट ट्रू आता है ना, तो यहाँ पे देखें ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, दोनों सेम है, तो ये ट्रू आ गया, ये ट्रू आ गया। इसी तरह ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये भी ट्रू आ गया, ठीक है जी। याद रखो ओके। तो ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें पी इफ़ एंड ऑनली इफ़ नेगेशन क्यू हमने फाइंड करना है। उसके लिए आपको पहले पी को देखना है और देन आपने नेगेशन क्यू के कॉलम को देखना है। इसमें भी जो सेम वैल्यूज़ हैं, ये ट्रू है, सॉरी ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो उसके अगेंस्ट ट्रू आ गया। और सेम वैल्यू ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो इसके अगेंस्ट भी फॉल्स आ गया। जो बाकी जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनके अगेंस्ट यहाँ ट्रुथ टेबल में फॉल्स आ जाएगा, ठीक है जी। एट द एंड आपने लॉजिकल इक्वेशंस में कंपैरिजन करना होता है, तो आपने इसका और इसका ये जो 2 आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं दोनों का लॉजिकल कंपैरिजन करेंगे। अगर ये ट्रुथ वैल्यूज़ सेम आ जाती हैं तो ये आपको प्रूव हो जाएगा कि ये लॉजिकली इक्वलेंस हैं। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ये आप ख़ुद कर लीजिएगा।
इसमें जो एक्सॉर है, एक्सॉर भी आपने आप मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसका पता होगा। एक्सॉर में जो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं ना, यानी अगर ट्रू और फॉल्स है तो उसके अगेंस्ट ट्रू आता है, या फॉल्स और ट्रू है तो उसके अगेंस्ट भी ट्रू आएगा। लेकिन अगर सेम वैल्यूज़ होंगी ना तो उसके अगेंस्ट फॉल्स आता है, इसके अगेंस्ट फॉल्स आएगा। तो आइडेंटिकल जो वैल्यूज़ होंगी एक जैसी, उनके अगेंस्ट फॉल्स आता है एक्सॉर में। ये जो है एक्सॉर का जो सिंबल है, जो कॉलम है, ये इन्होंने एक्सॉर लिया हुआ है। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा इस पूरी एग्जांपल को। एक्सॉर लेना है पहले और फिर उसके बाद अगले कॉलम में नेगेशन एक्सॉर का। ओके जी, नेक्स्ट में हम आ गए लॉज ऑफ लॉजिक की तरफ। लॉज ऑफ लॉजिक पढ़ लेते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले है जी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी वन प्लस बी है, ए प्लस बी है तो वो इक्वल होता है बी प्लस ए के। ये है ना पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, तो क्यू इफ़ एंड ओनली इफ़ पी दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट है जी इम्प्लीकेशन लॉ। इम्प्लीकेशन लॉ भी हम पहले पढ़ चुके हैं और इसे हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ये देखें, अगर आप इस वाली जो स्टेट है ना, इसका अगर हम लेते हैं डिमॉर्गन लॉ, तो वो हमें डिमॉर्गन लॉ इस स्टेट को इसमें कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो दोनों सेम है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है जी एक्सपोर्टेशन लॉ। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएं और ये इसकी लॉजिकल इक्विवेलेंस फाइंड करें, ताकि जब आप खुद बनाएंगे तो वो आपको याद रहेगा हमेशा। इसी तरह इक्वलेंस है, हम इसको भी पढ़ चुके हैं और का ट्रुथ टेबल हम ऊपर देख चुके हैं। और ये हमें पता है कि पी इफ़ एंड ओनली पी इफ़ एंड ओनली इफ़ Q इज इक्वल टू P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ओके, ये भी ओके हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रिडक्शो एड अब्सर्डम। ये भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको ट्रुथ टेबल ख़ुद बनाएं और इसकी लॉजिकल इक्विवेलेंस को चेक करें ताकि आपके कंसेप्ट्स मजबूत हों। एक दफ़ा आप ख़ुद करेंगे ना तो फिर आपको ये कभी भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट अब इसकी एप्लीकेशंस आ गई हैं। इसमें हमें एग्जांपल्स में काफ़ी स्टेटमेंट्स ने दी हुई हैं और इसमें हमें जो सैम्बल्स हैं कंडीशनल और बाय कंडीशनल के, उसको रिमूव करना है, यानी उसके बगैर जो है ना हमारा आंसर आना चाहिए। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आइए देखते हैं। तो पहला है जी सोल्यूशन। P एंड नेगेशन Q इम्प्लाइज R के लिए। तो इसका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बनाने के लिए यहाँ पे हमने क्योंकि इसमें दो है ना, एक यहाँ पे कंडीशन है और ये कंक्लूजन है, आर कंक्लूजन है। तो कंडीशन को हम ब्रैकेट में कर देंगे और जो कंक्लूजन है उसको साइड पे लिख देंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट हमने अब इम्प्लीकेशन लॉ हम पढ़े हुए हैं ना, पीछे इम्प्लीकेशन लॉ पढ़े हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इम्प्लीकेशन लॉ कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन तुमने कर लिया था। अब देखें यहाँ पे जो ये है ना P एंड नेगेशन Q, इसको हम लेट कर लेते हैं P इम्प्लाइज R को हम लेट कर लेते हैं Q। तो जब हम इसकी लॉजिकल इक्विवेलेंस देखेंगे तो P जो है एज अ होल उसके साथ लग जाएगा नेगेशन और यहाँ पे और आ जाएगा ये वाला, और ये और आ गया और उसके बाद Q हमारे पास यहाँ पे है R। तो ये इम्प्लीकेशन लॉ लगा के हमने कंडीशनल जो ऑपरेटर है उसको हमने रिमूव कर दिया। तो ये अब हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट थी पूरी हो गई जी। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप पहले जो ये ब्रैकेट्स हैं ना इनके सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। इसमें भी आपको जो कंडीशनल स्टेटमेंट दी हुई हैं तो इम्प्लीकेशन लॉ के ज़रिए इसे आपने इसमें नेगेशन P और Q में कन्वर्ट करना है और ये इन्होंने कर दिया है। अगर आप देखें इसको, ये यहाँ पे नेगेशन P और R आ गया और ये नेगेशन Q, ये नेगेशन P और R आ गया और ये नेगेशन Q और R आ गया। यहाँ तक क्लियर है जी। जी अब नेक्स्ट में देखें, यहाँ पे हमारे पास ये
बाई कंडीशनल ऑपरेटर है ना, तो बाई कंडीशनल ऑपरेटर को ख़त्म करने के लिए हम इसकी लॉजिकल इक्वलेंस हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये देखें आप कि P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q जो है वो P प्लस Q और Q प्लस P के बराबर होता है। तो इसमें हमारे पास P ये है और Q ये है, तो अब हमने इसको P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P कर दिया। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने दोबारा जो है इम्प्लिकेशन लॉ लगाना है, ये वाला, ये जो नंबर 2 लॉ है ये लगाना है। इसमें दोबारा हम P इम्प्लाइज Q, जो हमारे पास P ये P है और ये Q है, तो इसके लिए P इम्प्लाइज Q है ना, तो यहाँ पे P की जगह हमारा आ जाएगा नेगेशन P और उसके बाद यहाँ पे Q। इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए ये हमारे पास P है ना ये, तो ये P की जगह आ जाएगा यहाँ पे होल का नेगेशन P और कंडीशनल ऑपरेटर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा और Q। तो कंडीशनल और बाय कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे रिमूव हो गए, तो यहाँ पे तक हम स्टॉप हो जाएंगे। इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है, तो यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करेंगे। और इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो रिक्वायरमेंट होती है ना, बस अब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही आप लिखें तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स आ रही हैं उसमें की जो डिमांड है वो ये है कि आपने ये जो एग्जांपल है इसमें आपने नेगेशन P और Q इम्प्लाइज R और नेगेशन Q जो है उसे लॉजिकली इक्वलेंस फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे सिर्फ नेगेशन और एंड यूज़ हो। ठीक है, ये नेगेशन एंड और सिर्फ ये यूज़ हो, बाकी जो उसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं वो यूज़ ना हो। लॉजिकल कनेक्टिव्स आपको पता है ना हमारे पास कितने होते हैं, एंड होता है, और होता है, नेगेशन होता है, कंडीशनल ऑपरेटर है और हमारे पास बाय कंडीशनल ऑपरेटर। ये 5 हमारे पास लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। तो हमें आंसर जो है उसमें सिर्फ नेगेशन और एंड की सूरत में देना है, बाकी लॉजिकल कनेक्टिव्स नहीं होने चाहिए। तो इसमें भी जो लॉज ऑफ लॉजिक हैं वो यूज़ होंगे। तो मैंने जैसे कि पिछले लेक्चर्स में कहा था कि लॉज ऑफ लॉजिक बहुत काम आएंगे आपको आगे, तो यही वो एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक मैं करा देता हूँ एग्जांपल आपको, और बाकी जो दूसरी एग्जांपल है वो आप खुद कर लीजिएगा। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है एग्जांपल खुद ट्राई करना। चलिए हम एग्जांपल करते हैं शुरू। गिवन स्टेटमेंट इन्होंने आपको दी हुई है, इसको सबसे पहले P इम्प्लाइज Q की शेप में लिखने के लिए हम इसको ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन करेंगे, इसे बना देंगे P और इसे बना देंगे Q। यहाँ तक क्लियर है जी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इम्प्लिकेशन लॉ लगाएंगे। तो इम्प्लिकेशन लॉ हम वो लगाएंगे जिसमें एंड यूज़ होता है। तो ये ऊपर 2 किस्म की इसकी इंटरप्रिटेशन होती है ना, तो ये आपने देख लेना। ये आ जाएगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप। क्लियर है जी। यहाँ पे इम्प्लिकेशन लॉ लगा रहे हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये देखें मैं मार्क कर देता हूँ, ये है P एंड नेगेशन Q। ये Q है हमारे पास और ये P है ना, तो इसने लिख दिया P नेगेशन Q और होल का नेगेशन ले लिया। अब यहाँ पे अपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमें आंसर एंड और नेगेशन में जस्ट चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कि जहाँ पे और है तो उसको हम कैसे नेगेशन एंड में कन्वर्ट करें। यहाँ पे देखें ना आप, ये मैं आपको एक मिनट मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, अगर ये और है और ये भी और है, तो इसको हम जो है ना इसको एंड में कन्वर्ट करना है। तो और को एंड में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे ना। डी मॉर्गन लॉ हमने पढ़ा है ना, तो डी मॉर्गन लॉ ये वाला जो और है, इसको एंड में कन्वर्ट करने के लिए हम डी मॉर्गन लॉ रिवर्स में जाएंगे। जब रिवर्सल में जाएंगे तो ये नेगेशन बाहर आ जाएगा और यहाँ पे और एंड बन जाएगा, और अंदर जो इनके मेंबर थे उनकी जिसके साथ नेगेशन है वो ख़त्म हो जाएगा और जिसका नेगेशन नहीं है उसके साथ लग जाएगा। ये वाला एंड वैसे ही रहेगा। उसके बाद ये नेगेशन हम अंदर लेके जाएंगे डी मॉर्गन्स रूल के तहत, तो ये हो जाएगा नेगेशन R और बन जाएगा एंड,
और यहाँ पे नेगेशन क्यू था, तो नेगेशन नेगेशन डबल नेगेशन कट जाएंगे ना, तो ये क्यू आ जाएगा। तो एज अ होल जो नेगेशन वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि अब हमारा आंसर इन दो लॉजिकल कनेक्टर्स में आ गया है, तो यही हमारा यहीं तक जो है ना आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट थी, अब हम आगे नहीं जाएंगे। तो आप आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, और जो आगे की जो एग्ज़ाम्पल है वो आपने देख लेनी है दोनों। ये मैं आपको करा देता हूँ आखिरी वाली, ये वाली एग्ज़ाम्पल आपने ख़ुद कर लेनी है कि लर्निंग के लिए बेस्ट है। और ये वाली एक्सरसाइज हम कर लेते हैं, और उसके साथ फिर हम अपना जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म करेंगे। So that P and Q are statements, so that P implies Q is false। तो P implies Q false कब होता है? जब P ट्रू हो और Q false हो, तो P implies Q हमारे पास false आता है। तो यहाँ से इसका मतलब है हमारे पास वैल्यू आ गई ना P की, P इक्वल टू ट्रू और Q इज़ इक्वल टू फॉल्स आ गया। अच्छा, अब इन वैल्यूज़ को हमने फाइंड कर लिया है, और इन्हीं वैल्यूज़ को जहन में रख के हम यहाँ पे ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। पहली है जी नेगेशन P इम्प्लाइज Q, नेगेशन P इम्प्लाइज Q, नेगेशन P ट्रू है हमारे पास, नेगेशन P फॉल्स हो जाएगा, और इम्प्लाइज Q भी हमारे पास फॉल्स है। तो जब पहली वैल्यू फॉल्स हो और दूसरी फॉल्स हो, तो वो हमारे पास ट्रू आता है। ये आपने पढ़ा है ना, ये हमारे पास ट्रू आएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट में ये ऊपर जाके देख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। अब जी दूसरी ये देखते हैं एग्जांपल। इसमें कह रहा है पी हमारे पास क्या है, ट्रू है ना, और क्यू हमारे पास फॉल्स है। तो जब हम और लेंगे इसका, तो ये ट्रू आएगा ना, ये देखें जी, ये ट्रू आ गया। ठीक है जी। और लास्ट एग्जांपल है, ये कह रहे हैं जी क्यू इफ़ एंड ओनली इफ़ पी। तो क्यू हमारे पास फॉल्स है और पी हमारे पास ट्रू है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि पी क्यू इफ़ एंड ओनली इफ़ पी के लिए ट्रू वैल्यू आने के लिए दोनों का सेम होना ज़रूरी होता है, ये फॉल्स आ गया। ठीक है जी, हमारा ये लेक्चर होता है ख़त्म। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद भी ऐसी जो वीडियोज़ हैं वो बनाता रहूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 5 करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह।